स्टूडेंट्स, अभी तक हम स्टोइचियोमेट्री चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं एटॉमिक मास एंड ग्राम एटॉमिक मास, जिसको हमने गम भी बोला। उसके बाद मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जिसको हमने जीएमएम या मोलर मास भी बोला। फिर कैसे हम अगर मोल एटम्स कैलकुलेट करना चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना चाहें तो कर सकते हैं, हम अगर मोल मॉलिक्यूल्स या ग्राम मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, ये हमने अभी तक डिस्कशन कर लिया है। ये सारी टर्म्स से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी अभी आपको मैंने करके बताई। अभी हम कुछ और प्रॉब्लम्स के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाए। लेकिन उससे पहले एक टर्म मैं आपको और यहां पर बता रहा हूं, वो टर्म को यहां पर हम देखते हैं। ये मैंने लिखा है मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम, इसका मतलब हम आज के बाद इसको ऐसे एब्रीविएट करा करेंगे VM। M स्टैंड्स फॉर मोलर, V स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो यहां पर 22.4 लीटर या मिलीलीटर में 22,400 मिलीलीटर होती है। अच्छा, 1 मिलीलीटर को हम 1 सेंटीमीटर क्यूब भी लिखते हैं। तो आपको हो सकता है प्रॉब्लम के अंदर मिलीलीटर सेंटीमीटर क्यूब की टर्म्स में देखने को मिले, तो बोथ आर सेम। 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। नाउ सबसे पहले हम यहां पर ये देखना चाहेंगे कि मोलर वॉल्यूम की डेफिनेशन क्या है, हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, और ये वैल्यू 22.4 लीटर या 22,400 मिलीलीटर ही क्यों है। तो देखिए, मैंने यहां पे डेफिनेशन में लिखा है, इट इज फिक्स्ड वॉल्यूम of 1 mole gaseous substance at STP. STP standard temperature, that is 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जनरली हम अज्यूम करते हैं, जिसको अगर आप केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो ये 273 केल्विन होगा, ये 273 केल्विन। और ऐसे ही अगर हम प्रेशर की बात करते हैं तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। इसका मतलब टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को हमने फिक्स कर दिया और फिर 1 मोल गैसियस सब्सटेंस के वॉल्यूम को मेजर किया। तो ये जो वॉल्यूम है ये हमेशा 22.4 लीटर या 22,400 मिलीलीटर ही आएगा। ओके, अब क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए, अगर मैं किसी भी गैस के फिक्स मोल को, नंबर ऑफ मोल्स मैंने फिक्स कर रखे हैं 1 मोल, एक वेसल में भरता हूं और टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन को कांस्टेंट कर देता हूं, कांस्टेंट मेंटेन करता हूं, तो आगे हमारे पास एक चैप्टर आने वाला है 11th क्लास में, गैसियस स्टेट के नाम से। उसमें हम गैसेस के लिए एक रिलेशन पढ़ेंगे, PV इज इक्वल टू nRT। ये जो रिलेशन है हम इसको वहां पर डिराइव भी करेंगे कि PV इज इक्वल टू nRT कैसे आया है। अभी मैं आपको यहां पर ये बता रहा हूं कि वॉल्यूम, ये जो वैल्यू है मोलर वॉल्यूम की, वो कैसे आ रही है। प्रेशर P है, V वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ मोल्स हैं, R गैस कांस्टेंट है, क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूं, और T स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर। नाउ अभी हमने लिखा STP पर जो प्रेशर है, प्रेशर वो 1 एटमॉस्फेयर कांस्टेंट है, तो हम इसको 1 atm यहां पर मेंशन कर देते हैं। टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, इसको अगर हम केल्विन में रिप्रेजेंट करेंगे तो 273 केल्विन। नंबर ऑफ मोल्स फिक्स है 1 मोल, मतलब 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। R गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू भी फिक्स है। हम गैसियस स्टेट चैप्टर में R को पूरा डिराइव करेंगे, इसकी वैल्यू या तो 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स होती है, और या फिर 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स होती है। तो हमको जो भी वैल्यू अकॉर्डिंग टू यूनिट जो भी गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम यहां पर यूनिट्स R की यूज करेंगे और वैल्यू को पुट करेंगे। नाउ जो अभी मैंने PV इज इक्वल टू nRT यहां पर देखा, मैं यहां पर क्या करता हूं, वॉल्यूम को कैलकुलेट करता हूं, जिसको हमने मोलर वॉल्यूम बोला। तो फॉर्मूला हो जाएगा nRT बाय P। N हमने 1 मोल अज्यूम कर रखा है, 1 मोल हम गैसियस सब्सटेंस का ले रहे हैं। R हम यहां पर अज्यूम कर लेते हैं 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ये देखिए, मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर 273 केल्विन है, और डिवाइड बाय, जब मैं डिवाइड करूंगा तो प्रेशर हमने 1 एटमॉस्फेयर अज्यूम कर रखा है, तो एटमॉस्फेयर से एटमॉस्फेयर कैंसिल,
केल्विन इनवर्स से केल्विन कैंसिल, मोल इनवर्स से मोल कैंसिल। अब 0.0821 लीटर मल्टीप्लाई बाय 273 आ जाएगा। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये वैल्यू हम देखेंगे 22.4 लीटर के अप्रॉक्स आएगी, जिसको हमने 22,400 मिलीलीटर भी बोला है। ये देखिए, ये वैल्यू है मोलर वॉल्यूम की। तो मोलर वॉल्यूम हमेशा 22.4 लीटर या 22,400 मिलीलीटर हमको अज्यूम करना है 1 मोल गैसियस सब्सटेंस का। ध्यान रहे, गैस की जगह मैं यहां पे सॉलिड या लिक्विड नहीं ले सकता। गैस की हम जैसे 9th या 10th क्लास में डेफिनेशन पढ़ के आए हैं कि जिस टाइप के शेप के वेसल में हम गैस को फिल कर देते हैं, गैस उसी का शेप ले लेती है। इसलिए हम यहां पे सिर्फ गैसियस सब्सटेंस के 1 मोल को एसटीपी पर अगर लेंगे तो वो इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी 22.4 लीटर या 22,400 मिलीलीटर। तो अब 1 मोल में मेरे पास एक डेटा और यहां पर इंक्लूड हो गया। क्या कि 1 मोल अगर गैसियस सब्सटेंस का एसटीपी पर लिया जा रहा है तो हमेशा वो इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। तो अब मैं आपको यहां पर इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स 1 बाय 1 करके बताऊंगा, सो दैट आपको समझ में आए कि किस टाइप की प्रॉब्लम्स हमको मोल कॉन्सेप्ट में स्टोइचियोमेट्री टॉपिक में मिल सकती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें आपको एक पॉइंट मैं यहां पे और देखिए बता देता हूं। जैसे आपने जब मोलर वॉल्यूम को यहां पर लिख लिया है, अब मैं यहां पे अगर ऐसे मेंशन करता हूं 1 मोल ऑफ O2 गैस, अभी यहां पे आपने एसटीपी मेंशन नहीं किया है। ठीक है, तो अब जैसा मैंने आपको अभी लेक्चर में पहले भी बताया था कि जैसे मैंने कंप्यूटर में एक आइकॉन पर क्लिक किया, जैसे मैंने यहां पे 1 मोल O2 पर क्लिक किया, तो मुझे बहुत सारे ऑप्शंस उस आइकॉन पर क्लिक करने पर दिखाए जाते हैं कंप्यूटर से। ऐसे ही 1 मोल पर क्लिक करने पर बहुत सारे ऑप्शंस यहां पर खुल गए। क्या 1 मोल O2, इसका मतलब 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। ये देखिए, या 1 मोल O2 का जो मास होगा वो इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा, तो O2 इसका मतलब 32 ग्राम होगा। ये GMM है, जिसको हमने मोलर मास भी बोला, मोलर मास। या 1 मोल O2 में अगर आपसे पूछा जाए कि कितने मोल ऑक्सीजन एटम्स हैं, तो आप बोलेंगे 2 मोल ऑक्सीजन एटम्स हैं, 2 मोल ऑक्सीजन एटम्स हैं। तो हमने इतने सारे डेटा को यहां पर 1 मोल में मेंशन कर लिया है। लेकिन अगर आप एसटीपी यहां पर नहीं गिवन है आपको, तो आप कभी भी इसको 22.4 लीटर के इक्वल नहीं लिख सकते। यह ध्यान देने वाली बात है। अगर मुझे यहां एसटीपी गिवन होता ऑल्टरनेटिवली जैसे मुझे अब गिवन है कि 1 मोल O2 गैस का एसटीपी पर, तो जब मैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर लूंगा तो डेफिनेटली अब मैं इसको यहां पर लिख सकता हूं क्या कि इज इक्वल टू, ये इक्वल है 22.4 लीटर या 22,400 मिलीलीटर ऑफ O2 गैस के, या ये इक्वल है 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 के, या ये गिवन है 32 ग्राम ऑफ O2 के, या ये गिवन है किसके 2 मोल ऑक्सीजन एटम्स के। ये देखिए, इतने सारे आपके पास डेटा यहां पर अवेलेबल हैं। अगर हमने 1 मोल O2 एसटीपी पर ले रखी है, तो एसटीपी इसका मतलब 22.4 लीटर या 22,400 क्यूबिक सेंटीमीटर O2 का। यहां पे सभी को स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया। अब इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करते हैं।
हाँ तो स्टूडेंट्स, जैसे आपसे यहां पर प्रॉब्लम में पूछा जा रहा है, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4 गैस आर प्रेजेंट in its 5.6 liter of CH4 at STP। अगर मैं मीथेन गैस के 5.6 लीटर को ले लेता हूं STP पर, तो कितने मॉलिक्यूल्स यहां पर प्रेजेंट हैं? तो आप देखिए, गुरु मंत्र क्या है? गुरु मंत्र आपको अभी तक क्लियर हो गया है। 1 मोल CH4 को याद करिए। अगर 1 मोल CH4 है STP पर, इसका मतलब कितने मॉलिक्यूल CH4 के हैं? 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स, एंड इनका वॉल्यूम 22.4 लीटर STP पर। तो अब मुझे इन दो डेटा को यहां पर यूज करना है। हमारे पास यहां पे CH4 के रेस्पेक्ट में डेटा तो और बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे मॉलिक्यूल को वॉल्यूम से रिलेट करना है। तो हम इसको ऐसे भी यहां पर मेंशन कर सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल वॉल्यूम रिलेशनशिप है। तो देखिए, अब प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया। कैसे? जब 22.4 लीटर वॉल्यूम है CH4 का, तो इतने मॉलिक्यूल हैं, बिकॉज 22.4 लीटर ऑफ CH4 कंटेन 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स, और आपको यहां गिवन है 5.6 लीटर। तो अगर 5.6 लीटर CH4 गैस होगी, तो उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल होंगे? 6.02 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइड बाय 22.4 लीटर मल्टीप्लाई बाय 5.6 लीटर। ये देखिए, तो लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 6.02 इंटू 10 की पावर 23, है ना, 22.4 डिवाइड बाय 5.6, तो ये 4 आ गया। तो इतने मॉलिक्यूल्स आ गए। ठीक है, तो जब भी मुझे वॉल्यूम के टर्म्स में पूछ रहा है, नंबर ऑफ यहां पर मॉलिक्यूल्स, तो मेरे पास एक फॉर्मूला फिर यहां पर बन गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट करने के लिए। 5.6 लीटर, इसका मतलब वॉल्यूम गिवन डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम और मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर Na। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैं कैलकुलेट कर सकता हूं अगर मुझे वॉल्यूम के टर्म्स में डेटा प्रॉब्लम में गिवन होता और मैं फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना चाहता। तो ये सभी स्टूडेंट्स अपनी कॉपी में ढंग से नोट कर लीजिए, डिक्टेट कर लीजिए। ठीक है, तो सभी बच्चों को क्लियर हो गया? अगर मेरे पास मोलर वॉल्यूम के टर्म्स में प्रॉब्लम में पूछा जा रहा है, तो मैं ऐसे प्रॉब्लम को बना सकता हूं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। हाँ बच्चों, जैसे यहां पर मैंने देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम में लिखा हुआ है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन 1 मिलीलीटर ऑफ वाटर। क्या आपको यहां पर STP गिवन है? नो। इसका मतलब यह हुआ, हम ये यहां पर नहीं लिख सकते अब गुरु मंत्र में कि 1 मोल ऑफ वाटर 22.4 लीटर के इक्वल होगा, क्योंकि यहां वाटर गैस फॉर्म में नहीं है, वाटर लिक्विड फॉर्म में है। और आपको यहां पर गिवन है वॉल्यूम गिवन है। कितना वॉल्यूम गिवन है? 1 मिलीलीटर। ठीक है, और आपसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है। तो बच्चों क्या किया जाए, अब कैसे कैलकुलेट किया जाए? देखिए, इसके लिए जब भी लिक्विड वाटर गिवन होगा, एक टर्म यहां पर बहुत यूज आती है, वो है डेंसिटी। डेंसिटी वाटर की 1 ग्राम पर मिलीलीटर होती है। डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। तो 1 ग्राम मास 1 मिलीलीटर वाटर लिक्विड में प्रेजेंट है।
ये यहां पर इसका मतलब हुआ। वापस मैं रिपीट कर देता हूं, दैट इज 1 मिलीलीटर ऑफ वाटर कंटेन्स 1 ग्राम ऑफ वाटर। ये डेंसिटी का जो वैल्यू है उसको देखकर यहां पर आपको समझ में आना चाहिए। 1 मिलीलीटर वाटर का मास 1 ग्राम है। तो देखिए मुझे ये 1 मिलीलीटर का मास पता चल गया, मास यहां पर नोन है, ठीक है। और आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, तो हम अब सीधे यहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के फॉर्मूला पर आ जाते हैं। क्या फॉर्मूला है बच्चों? गिवन मास डिवाइड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, ये मोल हैं जैसा हम अभी पढ़ के आए, और मल्टीप्लाई कर दीजिए एवोगैड्रो नंबर से, तो आपका आंसर आ गया। गिवन मास 1 ग्राम मास है 1 मिलीलीटर वाटर का, मुझे 1 मिलीलीटर में मॉलिक्यूल्स निकालने थे, तो 1 ग्राम डिवाइड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। आप बच्चों को मेरा यह सजेशन है, कुछ मॉलिक्यूल्स जैसे वाटर, CH4, O2 या ग्लूकोज, इनके जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास हैं उनको रट लीजिए, इससे बहुत स्पीड आपकी बढ़ जाएगी, आप बहुत फास्ट प्रॉब्लम को अप्रोच कर पाएंगे, क्योंकि बार बार ये मॉलिक्यूल बच्चों आपके सामने आने वाले हैं, ठीक है। तो वाटर H2O, ये देखिए ऑक्सीजन 16 ग्राम, ग्राम एटॉमिक मास, हाइड्रोजन 1 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 2, तो 16 ग्राम प्लस 2 ग्राम, इसका मतलब कितना हो गया? 18 ग्राम। तो ये 18 ग्राम पर मोल और मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। तो हमको जो यहां पर रिजल्ट रिपोर्ट करना है 1/18 मल्टीप्लाई बाय Na, ये देखिए ये आंसर इसको रिपोर्ट करेंगे, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया सभी को? ये हमारा आंसर है। लेकिन अगर मैं प्रॉब्लम को थोड़ा सा यहां पे चेंज करता, यहां पे हमने लिक्विड वाटर के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं 1 मिलीलीटर वाटर के अंदर वो बता दिया है। अगर मैं लैंग्वेज को स्लाइटली यहां पे चेंज करता, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन 1 मिलीलीटर ऑफ वाटर गैस एट STP, तो फिर प्रॉब्लम कैसे हम सॉल्व करते वो हम देखेंगे। एक बात और मैं आप बच्चों को बता दूं, हमेशा लिक्विड वाटर के लिए बच्चों ये डेंसिटी याद कर लीजिए। ये जरूरी नहीं है कि आपको एग्जामिनर प्रॉब्लम में गिवन यहां पर देगा, है ना। आपको डेंसिटी वाटर की याद होनी चाहिए, सिंपली ऐसे भी याद रख सकते हैं हम। कहीं पर भी अगर 1 मिलीलीटर वाटर पड़ा हुआ है, 1 मिलीलीटर मतलब वाटर की कुछ ड्रॉप्स हैं जिनका वॉल्यूम 1 मिलीलीटर है, इसका मतलब वो 1 ग्राम वाटर है ना। इसका मतलब अगर 1000 ग्राम वाटर है तो कितना वाटर है? 1000 मिलीलीटर, इट मींस 1 लीटर। तो पानी के केस में, वाटर के केस में जो वॉल्यूम है और जो मास है वो इक्वल है। तो इसलिए हम चाहे 1 लीटर वाटर बोलें चाहे 1 किलोग्राम वाटर बोलें, एक ही बात है, बोथ आर इक्वल। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं वहां लिखता हूं। हाँ बच्चों, तो यहां अगर मैं फाइनली इसका रिजल्ट बताऊं तो ये आ जाएगा 3.34 इंटू 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल्स। इसको आई होप आपने सॉल्व करके पूरा देखा होगा। हालांकि जरूरी नहीं है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसके बाद आगे आपसे एग्जामिनर पूरा सॉल्यूशन पूछे, लेकिन फिर भी अगर पूछता है तो मुझे ऐसे सॉल्व करना है। 1 को मैं 6.02 इंटू 10 की पावर 23 से मल्टीप्लाई करूंगा और डिवाइड करूंगा 18 से। नाउ अब मैंने यहां पर पूछा है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर गैस या वाटर वेपर्स आर प्रेजेंट इन 1 मिलीलीटर ऑफ वाटर वेपर्स एट STP। ये देखिए अब STP आ गया है, तो इसका मतलब इमीडिएटली आप गुरु मंत्र पर आ जाइए। क्या? अगर 1 मोल वाटर वेपर्स होते
ठीक है, एसटीपी पर, तो उनका वॉल्यूम कितना होता? उनका वॉल्यूम होता 22.4 लीटर या 22,400 मिलीलीटर। मिलीलीटर में मैंने इसलिए लिख दिया है क्योंकि ऊपर भी 1 मिलीलीटर वाटर में आपसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे हैं। तो कितने मॉलिक्यूल्स होते? 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। तो जब इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो इतना वॉल्यूम है। तो जब 1 मिलीलीटर वॉल्यूम होगा तो कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? आंसर आ गया। मतलब यहां मुझे मॉलिक्यूल को वॉल्यूम से रिलेट करना था, वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो सबसे पहले गुरु मंत्र में आपको यह चेक कर लेना चाहिए कि एग्जामिनर ने क्या पूछा है और आपको क्या डाटा जो है वो गिवन है। यहां पे तो आपको 1 मिलीलीटर गिवन था, तो अब मैं प्रॉब्लम को विद इन अ सेकेंड सॉल्व कर लूंगा। मैं लिखूंगा कि 22,400 मिलीलीटर ऑफ वाटर वेपर्स कंटेन 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। तो देयरफॉर अगर मैं 1 मिलीलीटर ऑफ वाटर वेपर्स लूंगा तो कंटेन 6.02 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइड बाय 22,400 मल्टीप्लाई बाय 1। तो देखिए ये आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता चल गए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1 मिलीलीटर वाटर वेपर में। तो ये हो गया एवोगैड्रो नंबर डिवाइड बाय 22,400। ये आपके मॉलिक्यूल्स आ गए। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? देखिए क्या ये दोनों रिजल्ट सेम हैं? इसका आंसर है नो, ये दोनों रिजल्ट सेम नहीं है, हो भी नहीं सकते। ये वाटर लिक्विड था और वो वाटर वेपर्स हैं। तो सभी को स्ट्रेटजी क्लियर हो गई कि हमको क्या ध्यान रखना है। जब भी मुझे एसटीपी गिवन है, मेरे पास हमेशा एक एक्स्ट्रा डाटा यहां पर गिवन है, उसके थ्रू मैं अप्रोच कर सकता हूं। ठीक है, कुछ और प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हैं। हाँ बच्चों, मैंने ये नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखा है यहां पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। देखिए केमिस्ट्री में जो 11th क्लास का केमिस्ट्री है वो हम इसलिए बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं क्योंकि इसमें इसी टाइप के प्रॉब्लम्स हम आगे मैथमेटिकली फेस करते रहेंगे, इसको एंजॉय करते रहेंगे। तो अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत क्लियर रखिए। जैसा मैंने आपको अभी लेक्चर में भी बताया कि आपकी जो लैंग्वेज है वो एकदम क्लियर होना चाहिए कि आपको एग्जामिनर ने क्या पूछा और आप क्या प्रॉब्लम को अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, आपसे यहां पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। अब देखिए सबसे पहले आपने ये क्लियर कर लिया कि आपको एटम्स निकालने हैं। तो एटम्स का फॉर्मूला क्या बताया अपन ने? हमने क्या डिस्कस किया है? नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला हमने डिस्कस किया है कि जो भी मोल एटम्स होते हैं उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं एवोगैड्रो नंबर से। क्यों बच्चों, यही फॉर्मूला डिस्कस किया है ना? यही फॉर्मूला भी हमने डिस्कस किया है। नाउ अब मैं 1 बाय 1 यहां चेक करूंगा ऑप्शंस को। सबसे पहले 2.0 मोल ऑफ S8 है। अब क्या S8 मॉलिक्यूल है या एटम है? इसका आंसर है मॉलिक्यूल है। तो बेटर है कि जो आपको यहां पर पहले गिवन है, जैसे मॉलिक्यूल गिवन है, तो आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल लीजिए। ठीक है, तो मैं यहां पे सबसे पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर लूंगा। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे कैलकुलेट करोगे? फॉर्मूला फिर क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। तो आपको ऑलरेडी 2 मोल्स गिवन है, तो 2 मोल्स और मल्टीप्लाई कर दीजिए एवोगैड्रो नंबर से। लेकिन ये तो आपने क्या निकाले हैं? मॉलिक्यूल्स निकाले हैं 2n। हमको निकालने थे नंबर ऑफ एटम्स। तो अब मैं यहां क्योंकि जानता हूं एक मॉलिक्यूल में सल्फर के कितने एटम्स हैं? 8 एटम्स हैं। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं बिकॉज 1 मॉलिक्यूल ऑफ S8 contains 8 atoms of sulfur। तो therefore अगर मेरे पास 2Na मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मोल्स में 2Na मॉलिक्यूल हैं, तो इसके अंदर सल्फर के कितने एटम्स होंगे? तो ये हो जाएगा 2Na मल्टीप्लाई बाय 8 एटम्स। ये देखिए, मतलब अगर मैं नंबर ऑफ एटम्स यहां पर लिखना चाहता
तो जो मैंने मोल एटम्स का फॉर्मूला लिखा उसकी जगह सिंपली मैं यहां पर मोल मॉलिक्यूल्स लिखता और मल्टीप्लाई कर देता नंबर ऑफ एटम से। तो देखिए हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, 16 Na एटम्स। ओके, तो ये हमारा ऑप्शन ए हो गया, इसको हमने सॉल्व कर लिया है। अब आ जाइए ऑप्शन नंबर बी पर। ऑप्शन नंबर बी में क्या गिवन है आपको, 6 मोल सल्फर के गिवन है। बच्चों ये तो ऑलरेडी एटम ही गिवन है, सल्फर एटम। तो अब यहां तो प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल हो गया। अगर मुझे नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं तो जो मोल एटम का फॉर्मूला है उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा एवोगैड्रो नंबर से। तो मोल एटम मल्टीप्लाई बाय Na, तो नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। तो ऑलरेडी 6 मोल गिवन है, मल्टीप्लाई बाय Na, तो नंबर ऑफ एटम कितने आ गए, 6 Na। ये इक्वेशन 2 लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, तो तुमने ऑप्शन बी भी चेक कर लिया। अब आ जाओ ऑप्शन सी पर। ऑप्शन सी में 5.5 मोल ऑफ SO2 गिवन है, 5.5 मोल ऑफ SO2। अब फिर चेक करो SO2 क्या है, मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल है। ठीक है, और एक मॉलिक्यूल में बिकॉज 1 मॉलिक्यूल SO2 का बताओ कितने एटम्स हैं एक मॉलिक्यूल में, एक सल्फर का एटम है, 2 ऑक्सीजन का एटम है, इसका मतलब 3 एटम्स प्रेजेंट हैं। तो मैं सबसे पहले 5.5 मोल में मॉलिक्यूल्स निकाल लेता हूं और फिर जब 1 मॉलिक्यूल में 3 एटम्स हैं तो जो मॉलिक्यूल्स हम निकालेंगे उसमें कितने एटम्स होंगे। तो मैं यहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पहले कैलकुलेट कर लेता हूं क्योंकि मॉलिक्यूल ही गिवन था SO2 का। तो ये हो जाएगा 5.5 मल्टीप्लाई बाय Na। ठीक है, तो ये तुमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिख लिए। नाउ अब मैं यहां पर लिख सकता हूं कि बिकॉज 1 मॉलिक्यूल जो SO2 का है उसके अंदर 3 एटम्स हैं, तो देयरफॉर अगर मैं 5.5 इंटू Na मॉलिक्यूल्स लूंगा SO2 के, तो उसमें 5.5 इंटू 3 Na एटम्स हो जाएंगे। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये हो जाएगा 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और यहां पर 1 तो 16, मतलब ये हमको रिजल्ट मिल जाएगा 16.5 Na। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। यहां पे 5.5 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया। और ऐसे ही अगर मैं ऑप्शन नंबर डी को देखता हूं तो ऑप्शन नंबर डी में मुझे गिवन है यहां पे 44.8 लीटर ऑफ CO2 एट STP। ये देखिए, अब मुझे वॉल्यूम गिवन है STP पर, तो तुरंत आपको क्लियर है, सर ने बता रखा है, गुरु ने बता रखा है, गुरु मंत्र अप्लाई कर सकते हो। कैसे, मैं वॉल्यूम यहां पर देख रहा हूं, सीधे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहां पे निकाल लेता हूं। क्या फॉर्मूला बताया था बच्चों नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, जो भी वॉल्यूम गिवन है 44.8 लीटर डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर, मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, एवोगैड्रो नंबर से, तो कितना आ जाएंगे, 2 Na मॉलिक्यूल्स आ गए। ठीक है, नाउ अब CO2 में तुम देख रहे हो कितने, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, अगेन 3 एटम्स हैं। तो आप यहां पे लिखोगे बिकॉज 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 3 एटम्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं, एक कार्बन का एटम है, 2 ऑक्सीजन के एटम है। तो देयरफॉर अगर 2 Na मॉलिक्यूल्स CO2 के होंगे तो ये हो जाएगा 6 Na एटम्स। इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 बोल देता हूं बच्चों। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया सभी को। अब आप चेक करो, आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स पूछे गए थे, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स ऑप्शन ए में हमने यहां पर देखा 16 Na एटम्स, ऑप्शन नंबर बी में हमने देखा 6 Na एटम्स, ऑप्शन नंबर सी में हमने देखा 16.5 Na एटम्स, ऑप्शन नंबर डी में हमने देखा 6 Na एटम्स। तो कौन सा नंबर सबसे बड़ा है, ऑप्शन नंबर सी सबसे बड़ा है। इसलिए इस प्रॉब्लम का सही आंसर आपको क्या टिक करना है, सी। तो हम यहां पर मेंशन करेंगे सी इज करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, तो आपको स्ट्रेटजी क्लियर हो गई यहां पर भी कि जब भी
मुझे एटम्स पूछे जा रहे हैं और गिवन है प्रॉब्लम में मॉलिक्यूल, तो बेटर होगा पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लो और फिर हम नंबर ऑफ एटम्स इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हमने कैलकुलेट किए उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक मॉलिक्यूल में जितने एटम्स हैं उनसे, तो आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर सभी बच्चों को? क्लियर हो गया? नोट कर लिया आपने सभी ने? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पर बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, जैसे मैंने नेक्स्ट प्रॉब्लम में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। यहां पे देखिए फिर नंबर ऑफ एटम्स ही आपसे पूछ रहा है, ऑक्सीजन एटम्स। आपको ऑप्शंस में गिवन है, यहां पे फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है 1 ग्राम ऑफ ओ। अब जैसा मैंने आपको अभी टिप दिया, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कर लीजिए कि एटम गिवन है या मॉलिक्यूल, तो ये एटम है। और मैं अगर नंबर ऑफ एटम्स ही कैलकुलेट कर रहा हूं यहां पे, तो फॉर्मूला हमको पता है मोल एटम्स मल्टीप्लाई बाय Na। ये देखिए ये सब हमने गुरु मंत्र से ऑलरेडी फॉर्मूला डिराइव करे हुए हैं। तो मोल एटम्स, तो मोल एटम्स गिवन मास, ये 1 ग्राम गिवन है, डिवाइड बाय ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास 16 ग्राम पर मोल। ये देखिए ये ग्राम एटॉमिक मास है, तो इसी को हमने मोल बोला है, मोल एटम्स, और मल्टीप्लाई Na से कर दीजिए। तो जब आप इसको Na से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे 1/16 Na एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। अब बच्चों ऐसे ही यहां सेकेंड ऑप्शन को हम ऑब्जर्व करेंगे। तो सेकेंड ऑप्शन में तुमको यहां गिवन है 1 ग्राम ऑफ O2। बच्चों क्या गिवन है? ये मॉलिक्यूल। और अभी मैंने तुमको क्या टिप दिया था कि जब भी मॉलिक्यूल गिवन है और आपको एटम्स निकालने हैं तो मैं जो मोल मॉलिक्यूल्स लिखूंगा है ना, मल्टीप्लाई बाय Na, उसको और आगे मल्टीप्लाई कर दूंगा एक मॉलिक्यूल में जितने एटम्स हैं उससे। तो अगर यहां हम देखें कि 1 मॉलिक्यूल अगर O2 का है तो उसमें ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स ऑक्सीजन के हैं। ओके, तो इसलिए हम यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल। तो एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स वहां पर ऑक्सीजन के प्रेजेंट हैं, तो इसलिए मोल मॉलिक्यूल, मोल मॉलिक्यूल मतलब गिवन मास 1 ग्राम डिवाइड बाय O2 का। अब मुझे यहां पे GMM पुट करना पड़ेगा क्योंकि ये मॉलिक्यूल है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ऑक्सीजन 16 इंटू 2 मतलब 32, ये GMM है। ठीक है, और आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं Na से और मल्टीप्लाई कर रहे हैं नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम से, क्योंकि आपको एटम्स यहां पर कैलकुलेट करने हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसीलिए हम यहां पर जब नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स लिखेंगे इन 1 ग्राम ऑफ O2, तो बच्चों कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2/16, मतलब 2/32। इसका मतलब 1/16 Na। ये देखिए ये फिर आपको ऑक्सीजन एटम्स पता चल गए ऑप्शन नंबर बी में। इसका मतलब 1/16 Na एटम्स ऑक्सीजन के 1 ग्राम O में है। ऐसे ही 1/16 Na ऑक्सीजन के एटम्स 1 ग्राम ऑफ O2 में भी है। ओके, ऐसे ही मैं ऑप्शन नंबर सी को भी चेक करूंगा बच्चों। तो 1 ग्राम ऑफ O3, ये देखिए 1 ग्राम ऑफ O3। बच्चों क्या है? O3 फिर क्या है? मॉलिक्यूल है। और अगर मैं नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना चाह रहा हूं तो नंबर ऑफ एटम्स के लिए फिर यहां पे क्या करेंगे, जो मोल मॉलिक्यूल्स आप कैलकुलेट करोगे मल्टीप्लाई बाय Na मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ O3, ये यहां पे आप लिखोगे। और आप देख रहे हैं 1 मॉलिक्यूल जो O3 का है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ O3, उसमें ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं बच्चों? 3 एटम्स हैं ऑक्सीजन के। ठीक है बच्चों, तो जब भी नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं तो जो आपके मोल मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि मुझे ऊपर मॉलिक्यूल गिवन थे, तो मोल मॉलिक्यूल्स को
मैंने सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड। तो O3 का यहां पर एक मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन के एटम्स प्रेजेंट हैं। तो देखिए नंबर ऑफ एटम्स कितने आ जाएंगे, ये हो जाएगा मोल मॉलिक्यूल, इसका मतलब 1 ग्राम डिवाइड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ O3, तो 16 इंटू 3 कितना 48, मल्टीप्लाई कर दीजिए Na से, मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से। एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन O3 जो है उसमें एक मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन के एटम है। तो देखिए फिर कितना आंसर आ गया 1/16 Na ऑक्सीजन एटम्स इन 1 ग्राम ऑफ O3। ये देखिए, ये अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 देख लूं तो देखिए 1 ये भी 1/16 Na ऑक्सीजन एटम, 2 1/16 Na ऑक्सीजन एटम, 3 1/16 Na ऑक्सीजन एटम। इसका मतलब सारे ऑप्शंस जो थे 1 ग्राम O, 1 ग्राम O2, 1 ग्राम O3 सभी में ऑल हैव, कंक्लूजन ये निकल के सामने आ रहा है ऑल हैव सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। तो इसलिए हमको यहां पे कौन से ऑप्शन को टिक करना है, डी ऑप्शन को टिक करना है बच्चों। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया, ढंग से इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ये जितने भी मैं आपको यहां पर इलिस्ट्रेशंस दे रहा हूं, प्रॉब्लम्स मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूं, मैं बच्चों चाहूंगा सारे प्रॉब्लम्स आप वापस, जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में भी टिप्स दिए थे कि हम एक स्लेट ले लें, हम एक पेंसिल ले लें और स्लेट और पेंसिल पर इन प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करिए। स्लेट आपने देखी होगी ब्लैक कलर की एक शीट होती है, पेंसिल व्हाइट कलर का या चौक ले लीजिए। अगर घर पे वो नहीं है तो फिर जो रफ पेजेस होते हैं, हम ये मान लें कि इन प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस हमको नहीं पता। सबसे पहले आपने मेरे लेक्चर को देख देख के सभी को ढंग से नोट कर लिया, फिर आपने सिर्फ प्रॉब्लम्स को वहां रफ पेज में या स्लेट के ऊपर लिखा और वापस खुद प्रैक्टिस करके देखा। तो जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे, खुद वापस प्रॉब्लम के आंसर तक पहुंच जाओगे, तो आपका देखिए कॉन्फिडेंस कितना बढ़ जाएगा। और जहां आपको लगता है कि मैं थोड़ा सा भी परेशान हो रहा हूं, कंफ्यूज हो रहा हूं, अटक रहा हूं, तो मेरे सॉल्यूशंस तो हैं ही बच्चों। आप इमीडिएटली इनको वापस स्क्रॉल करके चेक कर लीजिए, देख लीजिए, अपने जो नोट्स आप मेंटेन कर रहे हैं उसमें देख लीजिए, तो आपको बहुत मजा आएगा ऐसे प्रैक्टिस करके। तो सभी बच्चों ने समझ लिया प्रैक्टिस करने की स्ट्रेटजी क्या है। ठीक है, चलिए कुछ और प्रॉब्लम्स को यहां पर ऐड कर लेते हैं। हाँ बच्चों, जैसे यहां पर नेक्स्ट प्रॉब्लम में मैंने लिखा है कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1.8 मिलीलीटर ऑफ वाटर। अभी बच्चों इस टाइप की प्रॉब्लम मैंने आपको सॉल्व करके बताई है। ठीक है, मैं चाहूंगा, मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं यहां पर, आप अपनी कॉपी में इसको लिखिए और इसका आंसर जरा सोचिए कि कैसे बनाएंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको निकालने हैं 1.8 मिलीलीटर ऑफ वाटर में। क्या लिक्विड है, क्या गैस है, क्या एसटीपी गिवन है, क्या एसटीपी नहीं गिवन है, ये सब चीजें आपके दिमाग में चलनी चाहिए। ठीक है, और आपको उसके बाद सोच के अपनी कॉपी में इसके आंसर को लिखना है कि सर ने अभी क्या बताया था। आप अपने नोट्स को पीछे देखिए, उसमें मैंने आपको भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप दिया था कि अगर मुझे वाटर गैस गिवन नहीं है तो यहां पर वाटर की डेंसिटी बहुत यूजफुल होती है। ठीक है, वाटर की डेंसिटी कितनी बताई थी अपने नोट्स में, पीछे देखो, सभी देखो स्टूडेंट्स, और उसके अकॉर्डिंग इस प्रॉब्लम का आंसर मुझे बताओ क्या आंसर आएगा, तब मैं आपको इसको सॉल्व करके बता रहा हूं। करिए करिए, प्रैक्टिस करिए, कोशिश करिए, सभी अपनी कॉपी में लिखिए और बताइए क्या होगा। ठीक है, फास्ट, जल्दी 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 करिए। यस, सभी से बनना चाहिए, सभी को समझ में आना चाहिए, सभी को। अभी इतने सारे मैंने एग्जांपल्स बताए हैं तो आप बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। और जैसा मैंने आपको भी बताया था बच्चों कि वाटर, CH4, CO2, O2, N2, इनके जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है वो अगर आप रट लेंगे तो बहुत बढ़िया आपकी स्पीड हो जाएगी। जैसे वाटर का जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है वो अभी मैंने आपको कितना बताया था, 18 बताया था, 18 ग्राम पर मोल। तो आप 1.8 मिलीलीटर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिख रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं। क्योंकि बच्चों मुझे यहां पे एसटीपी गिवन नहीं है तो इसलिए
1.8 मिलीलीटर वाटर गिवन है, मतलब जो वॉल्यूम मुझे गिवन है ना, क्योंकि एससीपी गिवन है नहीं, मुझे इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं। तो बच्चों इसके लिए डेंसिटी ऑफ वाटर, जो वाटर लिक्विड होता है उसकी डेंसिटी यहां पर यूजफुल होगी 1 ग्राम पर मिलीलीटर, ये बताया था मैंने आपको अभी। तो बच्चों ये जरूरी नहीं है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि आपको एग्जामिनर ये बताएगा। तो अब आप क्या देख रहे हो कि 1 मिलीलीटर का मास 1 ग्राम है, बिकॉज 1 मिलीलीटर ऑफ वाटर हैज वे 1 ग्राम। तो देयरफॉर अगर मैं 1.8 मिलीलीटर वाटर लूंगा तो इसका मास कितना होगा, तो ये हो जाएगा 1.8 ग्राम। तो देखिए आपको पता चल गया कि 1.8 मिलीलीटर वॉल्यूम अगर वाटर का है तो उसका मास इतना है, तो ये नोन मास है, हमको पता है ऑलरेडी। अब मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो बहुत इजीली निकाल सकता हूं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या है, मोल मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। अब आपको ये टिप्स पर हो जाने चाहिए फॉर्मूला, बार बार हम रिपीट करते हुए आ रहे हैं। तो मोल मॉलिक्यूल, इसका मतलब गिवन मास जो 1.8 ग्राम है, डिवाइड बाय 18 ग्राम जो इसका वाटर का जीएमएम है, और मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से। तो ये आपको रिजल्ट मिल गया 1.8 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय Na मॉलिक्यूल्स, आंसर। ठीक है बच्चों, तो जब भी किसी सब्सटेंस का मुझे वॉल्यूम गिवन है और अगर एसटीपी गिवन नहीं है तो मुझे हमेशा उसकी डेंसिटी का यहां पर यूज करना पड़ेगा। आप पूछ सकते हैं कि सर अगर अदर देन वाटर कोई भी सब्सटेंस होगा तो क्या मुझे उनकी डेंसिटी याद रखनी है? नो, सारे डेंसिटी तो मैं कैसे याद रखूंगा, मुझे खुद को ही आज तक याद नहीं है। ठीक है, वो तो आपको एग्जामिनर बताएगा, बट एटलीस्ट वाटर को तो याद रखो, वाटर मॉलिक्यूल के लिए याद रखो। आज के बाद जब भी घर पे पानी पियो तो तुरंत याद कर लो, सर ने बता रखा है वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर मिलीलीटर होती है, याद हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ फॉलोइंग स्पीसीज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इससे भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको स्टोइचियोमेट्री में देखने को बच्चों मिल सकती हैं। मैंने लिखा है स्पीसीज, ये अभी हमने रिडॉक्स रिएक्शन में भी टर्म्स को यूज किया था। हमने स्पीसीज में लिखा था मॉलिक्यूल्स, आयंस, एटम्स, कुछ भी। जैसे बच्चों यहां पर आपको गिवन है N3-, ये देखिए नाइट्राइड आयन है ये, और आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है कि बताइए इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, है ना। ये अभी एक आयन है, वन आयन ऑफ N-3। अब इसमें हमको सिंपली जो एटॉमिक नंबर है वो यहां पे काम आने वाले हैं। नाइट्रोजन 7, 2, 5। अब आप -3 चार्ज देख रहे हैं, इसका मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे, और इसलिए अभी नाइट्रोजन के पास 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन थे। अब नाइट्रोजन -3 इसलिए हो गया क्योंकि 7 प्रोटॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 हो गए। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब यहां पर अगर मैं एक आयन N-3 का लूंगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो 10 होंगे, और अगर बच्चों नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ऑब्वियसली प्रोटॉन ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होते, तो प्रोटॉन्स यहां पे 7 प्रोटॉन ही होंगे। प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए इसकी जगह सपोज मेरे पास N3- आयन होता, इसको कहते हैं एजाइड आयन। अब एजाइड आयन, इसमें हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन के 3 एटम्स प्रेजेंट है। ओके, तो सबसे पहले अभी हमने ऊपर देखा यहां पर कि जब एक नाइट्रोजन है तो उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं 7, तो इसका मतलब जो 3 नाइट्रोजन होंगे उसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 3 कितने, 21, और -1 चार्ज और है, इसका मतलब 21 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 1। ठीक है, तो इसका मतलब यहां अगर N3-
का एक आयन है और उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपसे पूछे जा रहे हैं, तो आप रिपोर्ट करेंगे 22 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर बच्चों? और अगर आपसे पूछा जा रहा है कि प्रोटॉन्स बताइए, तो एक नाइट्रोजन में कितने प्रोटॉन? 7। तो 3 नाइट्रोजन में कितने? 21। इसका मतलब 21 प्रोटॉन्स। ये देखिए, क्लियर है सभी बच्चों को? अब ऐसे आप किसी भी दूसरे स्पीसीज में, मॉलिक्यूल में, आयन में लिख सकते हो। जैसे सपोज मैं सल्फेट आयन में लिखता हूं 1 आयन, तो सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या है? 16 प्रोटॉन, 16 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 8। इसका मतलब 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए, सल्फेट अगर 1 आयन है तो सल्फर 16 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय 4 32, और -2 चार्ज और है। इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन और गेन किए हैं, तो +2 करना पड़ेगा। तो यहां पे आंसर कितना आ जाएगा? 50। ये देखिए, लेकिन अगर आपसे प्रोटॉन्स पूछे जा रहे हैं तो प्रोटॉन्स, सल्फर 16 प्रोटॉन और ऑक्सीजन यहां पर 8 प्रोटॉन मल्टीप्लाई बाय 4 32, 32 + 16 कितना? 48। तो 48 प्रोटॉन्स। सभी बच्चों को क्लियर हो गया? तो ऐसे मैं किसी भी आयन में, किसी भी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहां पर कैलकुलेट कर सकता हूं। कुछ और मॉलिक्यूल्स मैं यहां पे लिखूंगा, आप मुझे उसका आंसर बताएंगे। हां बच्चों, यहां जैसे मैं लिख रहा हूं वाटर H2, अब ऑक्सीजन, इसका एटॉमिक नंबर 8, जैसे हमने लिखा 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब यहां पे 8 इलेक्ट्रॉन्स जो ऑक्सीजन के कारण है, और हाइड्रोजन 2 है। हर हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब अगर मैं वाटर का एक मॉलिक्यूल यहां पे लेता हूं तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चों, ठीक है? और ऐसे अगर प्रोटॉन्स की बात की जाए तो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहां पर होंगे, क्योंकि ये कोई आयन तो है नहीं। ऐसे इसकी जगह अगर बच्चों तुम CO2 लोगे तो CO2 में क्या होगा? CO2 में कार्बन, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के कारण, ऑक्सीजन के कारण 8 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, तो 22 इलेक्ट्रॉन्स हो गए बच्चों। और ऐसे ही प्रोटॉन्स भी यहां पे सेम होंगे, 22 प्रोटॉन्स। ये मैं आपको ऐसा सॉल्व करके क्यों बता रहा हूं? आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो हमने 9th या 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ रखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्योंकि बच्चों इसके ऊपर मोल में कैसे प्रॉब्लम बनती है वो मैं आपको यहां पर अब सॉल्व करके बता रहा हूं। इसकी जगह अगर हम यहां फॉस्फेट आयन लेते हैं PO4-3, लिखो बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे और कितने प्रोटॉन्स होंगे? कॉपी में लिखो अपने। लिख रहे हैं सभी स्टूडेंट्स? फास्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या है? 15 है। इसका मतलब 285, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है। बच्चों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है? अभी हम यहां टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख रहे हैं, तो फास्फोरस के पास 15 प्लस ऑक्सीजन के पास 8 मल्टीप्लाई बाय 4, -3 चार्ज भी है बच्चों, तो +3, मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन और गेन किए हैं। तो इसका मतलब 32 + 3 35 + 15 50 इलेक्ट्रॉन्स। और बच्चों अगर तुम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहां पर कैलकुलेट करते तो फास्फोरस के पास 15, ऑक्सीजन के पास 8 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो गया? 32 -3, ये तो इलेक्ट्रॉन्स के कारण है। 32 + 15 कितना हो गया बच्चों? कितना हुआ? 47 प्रोटॉन्स, ठीक है? तो मुझे लगता है ये सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया कि अगर मुझसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पूछे जा रहे हैं तो मुझे कैसे सॉल्व करना है। अब मोल में प्रॉब्लम आपसे कैसे पूछी जाएगी वो मैं आपको करके बता रहा हूं। हां बच्चों, जैसे आपको एक प्रॉब्लम गिवन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 36 ग्राम ऑफ वाटर।
आपको ऐसे प्रॉब्लम पूछ रहा है एग्जामिनर। अच्छा, इसकी जगह आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 36 ग्राम ऑफ वाटर। तो यहां ऊपर पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और यहां पूछ रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये पूछ रहा है बच्चों। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? मुझे क्या करना चाहिए, जो 36 ग्राम वाटर है सबसे पहले उसमें निकाल लेने चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और देखिए वाटर, अभी मैंने एक मॉलिक्यूल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स आपको बताए थे, तो पहले जब भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हो ना, गुरु मंत्र एक मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में टोटल इलेक्ट्रॉन्स लिख लीजिए एंड टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिख लीजिए। तो कैसे लिखोगे? हम यहां लिखेंगे 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 मॉलिक्यूल वाटर में टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं 10 टोटल इलेक्ट्रॉन्स, ये तो है 10। एंड अगर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात की जाए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो बच्चों कितने हैं, कैसे निकालोगे? ये अभी अपन ने यहां पर देखा था ऑक्सीजन 8, इसका मतलब इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और हाइड्रोजन के पास तो बेचारे के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो उसके वैलेंस शेल में है। इसका मतलब ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास 1, 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो गए टोटल। इसका मतलब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 + 2 मतलब 8 हो गए। तो सबसे पहले जब भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड बच्चों प्रॉब्लम मिलेगी, आप हमेशा ये कर लेना 1 मॉलिक्यूल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स एंड टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिख लेना। अब आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया बहुत इजीली। कैसे? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहां पे कैलकुलेट कर लूंगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो मुझे 36 ग्राम वाटर गिवन है, तो मास गिवन है 36 ग्राम डिवाइडेड बाय 18 ग्राम पर मोल, ये मोल मॉलिक्यूल हो गए, और मल्टीप्लाई बाय Na, तो कितने मॉलिक्यूल आ गए बच्चों? 2Na मॉलिक्यूल आ गए। और अभी हमने ऊपर एक मॉलिक्यूल वाटर में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखे, तो अब मैं यहां लिखूंगा बिकॉज 1 मॉलिक्यूल जो वाटर का है उसके अंदर टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल। तो देयरफॉर अगर 2Na मॉलिक्यूल वाटर के होंगे तो बच्चे कितने टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? ये हो जाएगा 2Na × 10 20Na। ये देखिए ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स आ गए बच्चों, ये आंसर है हमारा। लेकिन अगर इसकी जगह तुमसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा होता तो भी हमने उसका ऊपर डेटा लिखा हुआ है यहां पे कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है एक मॉलिक्यूल में, और फिर 36 ग्राम वाटर में आपसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछे गए। तो यहां फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फिर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता कर लेता हूं। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो ऑब्वियसली यही होंगे जो हमने ऊपर कैलकुलेट किए, 36/18 × Na मतलब 2Na। नाउ बिकॉज 1 मॉलिक्यूल जो वाटर का है उसके अंदर 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो देयरफॉर अगर मैं इसकी जगह 2Na मॉलिक्यूल्स लूंगा वाटर के तो कितने हो जाएंगे? ये हो जाएगा 8 × 2Na मतलब 16Na वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया? तो अब देखिए प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉल्व हो गया। अब किसी भी टाइप की ऐसी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड, आप हमेशा बच्चों ऐसे ही बनाना, ऐसे ही प्रॉब्लम को अटेंड करना। ठीक है, तो कुछ और प्रॉब्लम्स ऐड कर लेते हैं। हाँ बच्चों, जैसे नेक्स्ट जो मैंने प्रॉब्लम लिखा है वो देखिए ये लिखा है, बिल्कुल सेम, थोड़ा सा डेटा चेंज कर देता हूं मैं। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स एंड वैलेंस electrons are present in
176 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब फिर वही इमीडिएटली आपको गुरु मंत्र याद आ जाना चाहिए। जब भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमको कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमको कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, वन मॉलिक्यूल या वन आयन में पहले लिख लीजिए। तो अगर वन मॉलिक्यूल CO2 है, ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने, कार्बन के पास कितने 6, ऑक्सीजन के पास कितने 8 मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितना हो गया 22, एंड टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 4 प्लस ऑक्सीजन के पास 6 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो गया 16। ये देखिए, तो 22 टोटल इलेक्ट्रॉन है और टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 16 है। ये आपने एक मॉलिक्यूल में लिख लिए हैं। नाउ अब मैं सबसे पहले यहां पर 176 ग्राम CO2 में CO2 के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लूंगा। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 176 ग्राम ऑफ CO2, तो इसके लिए फॉर्मूला होगा मोल मॉलिक्यूल इनटू एवोगैड्रो नंबर, और मोल मॉलिक्यूल गिवन मास है 176 ग्राम डिवाइड बाय GMM CO2 का, तो कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32 प्लस कितना 12, इसका मतलब 44 ग्राम पर मोल आ गया मल्टीप्लाई बाय Na, तो ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा 4Na। ये मॉलिक्यूल्स आ गए। अब आप वन बाय वन सबसे पहले कैलकुलेट कर लीजिए टोटल इलेक्ट्रॉन 4Na मॉलिक्यूल्स में और फिर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो मैं यहां पे लिखूंगा बिकॉज वन मॉलिक्यूल CO2 कंटेन्स 22 टोटल इलेक्ट्रॉन्स, तो देयरफॉर अगर 4Na मॉलिक्यूल CO2 के हैं तो 22 मल्टीप्लाई बाय 4, तो कितना हो जाएगा ये 88Na। ठीक है, ये तो आ गए टोटल इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन्स। और बच्चों अगर तुमको टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं एंड, तो मैं यहां पे लिख दूंगा जब वन मॉलिक्यूल CO2 में 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 कंटेन्स 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो देयरफॉर अगर 4Na मॉलिक्यूल्स होंगे तो क्या हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 4Na, इसका मतलब 64Na वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बच्चों, क्लियर? तो ये प्रॉब्लम का आंसर भी हमने यहां पे सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, यहां पे मैंने लिखा है कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 4.2 ग्राम ऑफ N3 माइनस, अभी हमने इसको नाइट्राइड आयन लिखा था, एंड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन 4.2 ग्राम ऑफ N3 माइनस। ठीक है बच्चों, अब जैसे ही आपने देखा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉब्लम है, आप फिर गुरु मंत्र अप्लाई करिए। तो गुरु मंत्र यहां पर क्या है, मैं वन आयन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहले लिख लूंगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा वन आयन ऑफ N3 माइनस। अभी आपको मैंने नाइट्राइड आयन में टोटल इलेक्ट्रॉन्स बताए थे कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए हैं, इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन्स 10 है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब मैं 4.2 ग्राम ऑफ N3 माइनस में यहां सबसे पहले टोटल आयंस लिख लेता हूं। नाउ टोटल आयंस बिल्कुल हम वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे हम टोटल मॉलिक्यूल्स या टोटल एटम्स कैलकुलेट करते हुए आ रहे हैं। फॉर्मूला हो जाएगा मोल आयंस मल्टीप्लाई कर दीजिए एवोगैड्रो नंबर से। तो मोल आयंस 4.2 ग्राम तो गिवन मास है, डिवाइड बाय, अब नाइट्रोजन देखिए यहां एटम फॉर्म में है, तो इसलिए मैं इसके ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड करूंगा 14 ग्राम पर मोल, ये गम है ग्राम एटॉमिक मास, और मल्टीप्लाई कर दीजिए एवोगैड्रो नंबर से। तो ये आपको कितना मिल जाएगा बच्चों 0.3 Na।
ये आपको आयंस मिल गए। तो अब देखिए, जब एक आयन में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो मैं यहां पे लिखूंगा कि 0.3 Na जो आयंस हैं ऑफ n-3, उसके अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 0.3 मल्टीप्लाई बाय, यहां पर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा टोटल इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां कितना आंसर आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 3 Na। ये देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ये आंसर है। अच्छा, अगर बच्चों इसकी जगह तुमसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पूछे जाते, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो बच्चों इसके लिए फिर वही गुरु मंत्र अप्लाई करेंगे। अगर 1 आयन N3- का होता तो नाइट्रोजन, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बच्चों, 5, और इसमें अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं तो इसका मतलब N-3 बन रहा है, इसका मतलब वैलेंस शेल में ये तीनों इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। तो अब N-3 इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहां पर मैं लिख दूंगा 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और बच्चों आयंस 4.2 ग्राम में, वो हम पहले ही यहां पर कैलकुलेट कर चुके हैं। टोटल आयंस इन 4.2 ग्राम ऑफ N-3 कितने कैलकुलेट कर चुके हैं बच्चों, 0.3 Na। ये देखिए, और इससे जब मैं यहां टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करूंगा, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 4.2 ग्राम ऑफ N-3 बच्चों, तो कितने आ जाएंगे, 0.3 Na को मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 से, तो कितना आ जाएगा 2.4 Na। ये आपका बच्चों आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया। इसकी जगह अगर मैं नाइट्राइड आयन की जगह आपको एजाइड आयन देता तो फिर प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते, वो भी देख लेते हैं जरा। यहां मैंने लिखा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 4.2 ग्राम ऑफ N3-। नाउ दिस टाइम ये एजाइड आयन है। पीछे स्क्रॉल करके देखिए, अभी हमने जो एजाइड आयन है उसमें भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखे हैं, ठीक है। अब 1 बाय 1 मैं फिर यहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन्स एंड टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करूंगा। पहले गुरु मंत्र अप्लाई कर लेते हैं 1 आयन के लिए। तो 1 आयन अगर एजाइड आयन का होता, ये देखिए, तो एक नाइट्रोजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 7, मल्टीप्लाई बाय 3, 21, प्लस 1, -1 चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन और ऐड होगा, तो 21 + 1 कितने हो गए, 22 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब मैं 4.2 ग्राम ऑफ N3- में टोटल आयंस निकाल लेता हूं। नाउ टोटल आयंस इन 4.2 ग्राम ऑफ एजाइड आयन, तो फॉर्मूला फिर वही हो जाएगा, मोल आयंस मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा, एवोगैड्रो नंबर से। तो मास गिवन है 4.2 ग्राम। नाउ बच्चों वहां नाइट्रोजन एटम था, यहां नाइट्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में N3 है, इसलिए मुझे GMM लिखना पड़ेगा। तो 14 मल्टीप्लाई बाय 3 ग्राम पर मोल, ये GMM यहां पर अप्लाई करा है हमने, ठीक है, और मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर से कर दीजिए। तो यहां 4.2 डिवाइडेड बाय 42, इसका मतलब 0.1 Na आयंस आ गए। क्लियर बच्चों। और अब अगर आप यहां टोटल इलेक्ट्रॉन्स लिखते हैं इन 4.2 ग्राम ऑफ N3-, 4.2 ग्राम को अब हम कैलकुलेट कर चुके हैं 0.1 Na आयंस, तो कितने हो जाएंगे बच्चों, एक आयन में 22 थे, तो 0.1 Na आयंस में कितने हो जाएंगे, 22 इंटू 0.1 Na, इसका मतलब कितना हो गया बच्चों, 2.2 Na। ये देखिए ये आंसर आ गया, ठीक है। एंड ऑल्सो अगर मैं टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालना चाहता हूं, मुझे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी पूछे गए थे, तो मैं फिर गुरु मंत्र अप्लाई करता हूं। यहां अगर 1 आयन N3- का है, एक नाइट्रोजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5,
तो 3 नाइट्रोजन के पास कितने होंगे बच्चों? 15, और उसमें एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो रहा है, -1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना। इसका मतलब ये हो गया, यहां पर 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 3 नाइट्रोजन है, और +1 करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सबसे पहले आपने एक आयन में पता कर लिया कि 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब तो आपका प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी यहां पर कैलकुलेट कर चुके हैं कि 4.2 ग्राम जो एजाइड आयन है 0.1 Na आयंस के इक्वल है। तो इसका मतलब 0.1 Na आयंस में टोटल कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 1.6 Na आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को? तो यहां मैं लिख दूंगा टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन 0.1 Na N3 माइनस, ये हो जाएंगे 1.6 Na वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये बच्चों आंसर होगा। तो ये सभी स्टूडेंट्स अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, डिक्टेट कर लीजिए कि हम जब टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकाले तो क्या कर रहे हैं, और टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकाले तो क्या कर रहे हैं। तो इतने सारे एग्जांपल से मुझे लगता है कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स या टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर आपको कैलकुलेट करने हैं, स्टोइचियोमेट्री के अंदर मोल से रिलेटेड प्रॉब्लम पूछा जाता है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, आप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम। हाँ बच्चों, जैसे इस प्रॉब्लम में मैंने लिखा है हाउ मेनी नाइट्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 0.25 मोल्स ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट। अब आपसे नाइट्रोजन एटम्स, कैल्शियम एटम्स, ऑक्सीजन एटम्स कुछ भी पूछ सकता था एग्जामिनर। कैसे सॉल्व करोगे बच्चों? फिर गुरु मंत्र। क्या है गुरु मंत्र? मैं अगर 1 मोल कैल्शियम नाइट्रेट होता, ये देखिए, तो यहां नंबर ऑफ मोल एटम्स कैल्शियम के, नाइट्रोजन के, ऑक्सीजन के, नंबर ऑफ एटम सब कुछ लिख सकता था। तो 1 मोल कैल्शियम नाइट्रेट, इसमें 1 मोल कैल्शियम एटम है, 2 मोल नाइट्रोजन एटम्स हैं, एंड 2 3 6 मोल ऑक्सीजन एटम्स हैं। बच्चों 6 मोल ऑक्सीजन एटम्स या 3 मोल O2 मॉलिक्यूल्स ऐसे भी लिख सकते थे, 2 मोल नाइट्रोजन एटम्स या 1 मोल N2 मॉलिक्यूल ऐसे भी लिख सकते थे। अच्छा, क्योंकि यहां पर मुझे नाइट्रोजन एटम्स पूछे गए कैल्शियम नाइट्रेट के इतने मोल्स में, तो पहले मैं इनको एटम्स में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो 1 मोल कैल्शियम एटम, इसका मतलब Na कैल्शियम एटम्स। ऐसे ही 2 मोल नाइट्रोजन एटम्स, इसका मतलब 2 Na नाइट्रोजन एटम्स, और 6 मोल ऑक्सीजन एटम्स, इसका मतलब 6 Na ऑक्सीजन एटम्स। ये देखिए, ये क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? अब आपका आंसर आ गया। जब 1 मोल कैल्शियम नाइट्रेट में यहां आपसे पूछा जा रहा है नाइट्रोजन एटम, तो 2 Na नाइट्रोजन एटम्स हैं, तो 0.25 मोल में कितने होंगे आंसर। अब ये प्रॉब्लम नॉट ओनली फॉर नाइट्रोजन एटम, मैं कैल्शियम के लिए पूछा जाता तो बना सकता था, ऑक्सीजन के लिए पूछा जाता तो बना सकता था। तो यहां हमने मोल को एटम के साथ रिलेट किया है, तो मोल एटम रिलेशनशिप, ये सबसे पहले डिसाइड कर लेना चाहिए बच्चों कि किसको किसके साथ रिलेट करना है। तो अब मैं यहां पर लिखूंगा बिकॉज 1 मोल कैल्शियम नाइट्रेट में कंटेन्स 2 Na नाइट्रोजन एटम्स। तो देयरफॉर अगर मैं 0.25 मोल कैल्शियम नाइट्रेट लूंगा तो कंटेन्स 2 Na, ये हो जाएगा 2 Na मल्टीप्लाई बाय 0.25, ठीक है, नाइट्रोजन एटम्स। तो अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 2 इंटू 0.25 मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10 की पावर 23 नाइट्रोजन एटम्स आ गए बच्चों। ये आपका आंसर है। इसको अगर आगे एग्जामिनर सॉल्व करने के लिए बोल रहा है तो सॉल्व कर लीजिए, और अगर यहां तक ही पूछ रहा है तो यहां तक बता दीजिए। अब आप जैसे अगर कैल्शियम के रेस्पेक्ट में लिखते हैं तो 1 मोल कैल्शियम नाइट्रेट में Na कैल्शियम एटम है,
तो 0.25 मोल कैल्शियम नाइट्रेट में कितने होंगे? 0.25 Na कैल्शियम एटम्स। ऐसे ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में लिख सकते थे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल पर आ जाते हैं। हाँ बच्चों, जैसे मैंने इस प्रॉब्लम में लिखा है हाउ मच ग्राम ऑफ कैल्शियम इज प्रेजेंट इन कैल्शियम नाइट्रेट। वहां पर भी अभी हमने कैल्शियम नाइट्रेट से रिलेटेड प्रॉब्लम को अटेंड किया था। अब आपसे बोल रहा है हाउ मच ग्राम ऑफ कैल्शियम इज प्रेजेंट इन कैल्शियम नाइट्रेट दैट कंटेन्स 20 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। इसका मतलब हम देख रहे हैं कि कैल्शियम के मास को निकालना है और नाइट्रोजन का मास गिवन है। तो यहां जो गुरु मंत्र होगा, फिर वही 1 मोल के रेस्पेक्ट में अप्लाई करूंगा, और दिस टाइम हम देख रहे हैं कि मास को मास के साथ रिलेट करना है, मास मास रिलेशनशिप। ठीक है, तो बच्चों कैसे करेंगे? यहां मैं सबसे पहले 1 मोल कैल्शियम नाइट्रेट को फिर लिख लेता हूं, और 1 मोल कैल्शियम नाइट्रेट में जैसा हम यहां पर देख रहे हैं कि 1 मोल कैल्शियम एटम है, 2 मोल नाइट्रोजन एटम है एंड 6 मोल ऑक्सीजन एटम है। ठीक है बच्चों, अगर क्योंकि अब मुझे मास चाहिए यहां पर, तो मैं 1 मोल कैल्शियम एटम इसको लिख सकता हूं 40 ग्राम कैल्शियम। ये देखिए ग्राम एटॉमिक मास, जो मैंने आपको बच्चों टेबल बनवाई है, वो टेबल बहुत यूजफुल है। देखिए टाइम सेव हो रहा है, अदरवाइज मैं बार बार सबके ग्राम एटॉमिक मास को देखता रहूंगा। ऐसे ही 2 मोल नाइट्रोजन एटम, 1 मोल नाइट्रोजन एटम का ग्राम एटॉमिक मास क्या है? 14 है। इसका मतलब ये हो जाएगा 28 ग्राम नाइट्रोजन। ठीक है, और ऐसे ही 6 मोल ऑक्सीजन, इसका मतलब 6 × 16 ग्राम ऑक्सीजन। ये देखिए, तो अब आपको आंसर पता चल गया कैसे। जब 40 ग्राम कैल्शियम है, 1 मोल कैल्शियम नाइट्रेट की बात कर रहा हूं, तो जब 40 ग्राम कैल्शियम है तो कितना ग्राम नाइट्रोजन है? 28। मास मास रिलेशनशिप। तो मैं 1 मोल के रेस्पेक्ट में ये जानता हूं क्या कि बिकॉज 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कंटेन्स, या 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 40 ग्राम कैल्शियम, प्रेजेंट इन 1 मोल कैल्शियम नाइट्रेट। तो देयरफॉर अगर मैं 20 ग्राम नाइट्रोजन यहां पर लूंगा तो इसके साथ कितना कैल्शियम प्रेजेंट होगा? तो 20 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 40 ग्राम डिवाइड बाय 28 मल्टीप्लाई बाय 20 ग्राम। ये देखिए, ये तुमको कैल्शियम पता चल गया। जब 20 ग्राम यहां पर नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो कितना कैल्शियम प्रेजेंट है? तो 28 ग्राम नाइट्रोजन है तो 40 ग्राम कैल्शियम है। तो 20 ग्राम जब नाइट्रोजन होगा तो ये हो जाएगा 40 डिवाइड बाय 28 मल्टीप्लाई बाय 20 ग्राम। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम को देख लेते हैं। हाँ बच्चों, इस प्रॉब्लम में आपसे पूछा जा रहा है हाउ मेनी ग्राम ऑफ सल्फर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 मोल्स एंड 100 ग्राम ऑफ H2SO4 रेस्पेक्टिवली। ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। तो 1 बाय 1 हम दोनों को अलग अलग यहां पे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मुझे मास ऑफ सल्फर कैलकुलेट करना है व्हेन 100 मोल्स ऑफ H2SO4 अवेलेबल है। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ यहां मास एंड मोल रिलेशनशिप कैलकुलेट करना है। अब मैं गुरु मंत्र यहां पर अप्लाई करता हूं। तो जब मैं यहां पर गुरु मंत्र अप्लाई करूंगा तो हम 1 मोल H2SO4 यहां पर लिख लेंगे, जिसके अंदर 1 मोल सल्फर एटम है, दैट इज 32 ग्राम सल्फर एटम है। ये देखिए ग्राम एटॉमिक मास। तो आपका तो आंसर ही आ गया। कैसे? 32 ग्राम सल्फर जब है तो 1 मोल H2SO4 है। तो अगर मैं यहां पे
100 मोल H2SO4 लेता, क्योंकि मुझे 100 मोल H2SO4 में ही सल्फर का मास निकालना है, तो 100 मोल H2SO4 कंटेन, ये हो जाएगा 32 जो सल्फर का मास है डिवाइड बाय 1 और मल्टीप्लाई बाय 100। ये देखिए तो कितना आंसर आ जाएगा 3200 ग्राम। ये आपको फर्स्ट आंसर मिल गया। अगर मैं 100 मोल H2SO4 लेके चलता हूं तो उसमें इतना ग्राम सल्फर प्रेजेंट होगा। एंड ऑल्सो जो दूसरी इंफॉर्मेशन आपसे पूछी गई है उसमें मास को मास के साथ ही रिलेट करने के लिए बोला है 100 ग्राम ऑफ H2SO4। तो सेकंड जो पार्ट है वो मास मास रिलेशनशिप है। फिर गुरु मंत्र अप्लाई करो, तो गुरु मंत्र जब मैं अप्लाई करूंगा तो मैं यहां पे फिर वही लिखूंगा कि 1 मोल H2SO4। अब क्योंकि मुझे H2SO4 का मास यहां पर गिवन है, तो 1 मोल H2SO4 का कितना मास है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हाइड्रोजन 2, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16 इंटू 4, तो ये आ जाएगा 98 ग्राम H2SO4 जो GMMB है ना। इसके अंदर कंटेन्स कितने मोल सल्फर एटम है 1 मोल, इसका मतलब 32 ग्राम सल्फर। ये देखिए तो आपका आंसर आ गया। कैसे? जब 98 ग्राम H2SO4 है तो इसके अंदर सल्फर कितना है, ये है 32 ग्राम। तो देयरफॉर अगर मैं 100 ग्राम H2SO4 लूंगा तो इसके अंदर सल्फर कितना होगा, तो ये हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 98 मल्टीप्लाई बाय 100। ये देखिए तो बच्चों इसको सॉल्व कर लेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखिए गुरु मंत्र कितना काम आ रहा है, गुरु मंत्र कितना हेल्पफुल है। सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो रहा है ये? ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम को देख लेते हैं। हाँ बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए मैंने यहां पे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल वे मैक्सिमम अमाउंट। अमाउंट मतलब मास कैलकुलेट करना है आपको, और आपको इसके लिए ऑप्शंस गिवन हैं। 1 बाय 1 सभी ऑप्शंस को चेक करेंगे। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है 40 ग्राम ऑफ आयरन। अगर 40 ग्राम आयरन का गिवन है इसका मतलब मुझे तो ऑलरेडी मास ही गिवन है, ये तो मास गिवन है, तो यहां पर मुझे और कोई कैलकुलेशन करने की अब जरूरत नहीं है। मैं सेकेंड ऑप्शन को चेक करूंगा। मुझे गिवन है 1.2 ग्राम एटम नाइट्रोजन का। अब बच्चों देखो ग्राम एटम गिवन है, अमिताभ बच्चन साहब, बिग बी, मतलब मोल एटम्स गिवन हैं। ठीक है बच्चों, और तुमको यहां पे मास पता करना है, तो कैसे पता करेंगे? हमने फॉर्मूला पढ़ा है मोल एटम या ग्राम एटम का, गिवन मास डिवाइड बाय ग्राम एटॉमिक मास। तो मुझे अगर यहां पे गिवन मास कैलकुलेट करना है तो जो मोल एटम है उसको मैं ग्राम एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मोल एटम कितने हैं 1.2। व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन 14। तो ये देखिए ये आपको मास मिल गया बच्चों ग्राम में। ठीक है, तो इसको 1.2 को 14 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। और ऐसे ही मैं अब आ जाता हूं सी ऑप्शन के ऊपर। सी ऑप्शन में क्या गिवन है बच्चों 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन। 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन, इसका मतलब ये बच्चों आपको गिवन है नंबर ऑफ एटम्स, और तुमको बच्चों इससे मास निकालना है। तो देखिए फॉर्मूला नंबर ऑफ एटम्स का क्या पढ़ा है बच्चों, मोल एटम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए एवोगैड्रो नंबर से, और मोल एटम इसका मतलब गिवन मास डिवाइड बाय ग्राम एटॉमिक मास कार्बन का 12 ग्राम पर मोल। ये देखिए ये ग्राम एटॉमिक मास है इसका, मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। तो यहां से क्या बच्चों मास कैलकुलेट हो जाएगा? आंसर है हाँ, नंबर ऑफ एटम्स 10 की पावर 23 हैं। तो यहां पे मैं लिख दूंगा गिवन मास कितना हो जाएगा 10 की पावर 23 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 6.02 इंटू 10 की पावर 23। ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहां से आपको फिर ग्राम में मास मिल जाएगा, इट इज 12 डिवाइड बाय 6.02। ये देखिए
ये इसका आंसर हो गया, ठीक है, मतलब 3, इक्वेशन 3 हो गया। और ऐसे ही बच्चों लास्ट ऑप्शन को देखते हैं, यहां पे डी ऑप्शन, ये 1.12 लीटर ऑफ O2 है एसटीपी पर। फिर एसटीपी आ गया बच्चों, तो इसका मतलब यहां पर क्या करना चाहिए, गुरु मंत्र। क्या है गुरु मंत्र, 1 मोल अगर O2 होता एसटीपी पर तो क्या मास होता, मास तो 32 ग्राम ही होता। कितना वॉल्यूम होता, 22.4 लीटर। ये देखिए, इट मींस इस वॉल्यूम का जो मास है वो 32 ग्राम है। तो मैं यहां लिख सकता हूं बिकॉज 22.4 लीटर ऑफ O2 हैव वे 32 ग्राम। तो देयरफॉर अगर मैं 1.12 लीटर O2 लूंगा तो कितना मास होगा, तो ये हो जाएगा 32 डिवाइड बाय 22.4 मल्टीप्लाई बाय 1.12 ग्राम। ये देखिए इक्वेशन नंबर 4। तो तुमने बच्चों सभी के मासेस यहां पर कैलकुलेट कर लिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन 40 ग्राम, सेकेंड ऑप्शन 1.2 ग्राम एटम का जो मास है वो 1.2 इंटू 14 ग्राम। सी ऑप्शन यहां पर जो मास है वो 12 डिवाइड बाय 6.02 ग्राम, मतलब 2 ग्राम अप्रोक्सीमेट 2 पॉइंट समथिंग आएगा। और डी ऑप्शन 32 इंटू 1.12 डिवाइड बाय 22.4, ये मास आ गया। तो जब तुम इन सबको सॉल्व करोगे यू विल फाइंड, आप देखोगे जो सबसे ज्यादा मास है, क्योंकि आपसे मैक्सिमम अमाउंट पूछा गया था, वो ए ऑप्शन में 40 ग्राम आयरन का है, और इसलिए हमको टिक करके आना है ए ऑप्शन को। ठीक है बच्चों, तो मुझे लगता है ये जो प्रॉब्लम्स मैंने आपको अभी तक सॉल्व करी हैं, आपको आगे जो भी मैं प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा वो बहुत हेल्प करेंगे मोल कॉन्सेप्ट में डिफरेंट वैरायटी के प्रॉब्लम्स को बनाने में। तो मेरे साथ साथ मैंने आपको जैसा भी टिप दिया था, इन सभी प्रॉब्लम्स को आपने अपनी कॉपी में नोट कर लिया। अब वापस जब प्रैक्टिस करने के लिए बैठेंगे, ये मान लीजिए कि सर ने इनके सॉल्यूशंस आपको नहीं बता रखे हैं, आप खुद हर प्रॉब्लम को अपने रफ कॉपी में लिखिए और फिर उसके सॉल्यूशन को बनाकर देखिए, और जहां पर भी आपको कोई कंफ्यूजन या डाउट आता है वो वापस इन सॉल्यूशंस को रेफर करिए, और फिर जो नई प्रॉब्लम्स मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूं उनको हम कंप्लीट करेंगे। तो इन सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को ढंग से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ओके, तो कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में विद सम मोर डिस्कशन ऑफ मोल स्टोइकियोमेट्री कॉन्सेप्ट।